Hello everyone, welcome to the GPSC. This is the part 2 of जनवरी 2026 करंट अफेयर. पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. आप जाकर पहले उसे देखिए और तब आपको पार्ट 2 देखना है. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला करंट अफेयर है डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में. ये क्या ग्लेशियर है? यहाँ पर एक साइंटिफिक स्टडी हुई जहाँ पर ये पाया गया कि पॉसिबल डी स्टेबलाइजेशन है ये वेस्टर्न अंटार्कटिक आइस का. तो है क्या ये ग्लेशियर और ये किसके बारे में बातें चल रही हैं? देखिए, हमारी जो अर्थ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बटी हुई है. जो आइस का सेगमेंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो सर्कल है उसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल हो गया वो, ठीक. और जो साउथ में है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका जो एक कॉन्टिनेंट है उसी का ही पार्ट है ये ग्लेशियर, जिसे हम डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? कि अगर इस ग्लेशियर में कुछ होता है तो बहुत ही अनहोनी हो सकती है. तो ये किस पार्ट में है? देखिए, ये अंटार्कटिक अगर मानेंगे तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो ये वेस्टर्न अंटार्कटिका के पार्ट में आता है, अमंडेन सी के पास में. ये जो ग्लेशियर है आपको याद रखना है, वेस्टर्न अंटार्कटिका का पार्ट है डूम्सडे ग्लेशियर. क्या है? ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है जो अर्थ पर मौजूद हैं अभी तक. अगर ये ग्लेशियर पिघल जाता है तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो सिटीज़ हैं वहाँ पर सी लेवल जो है ना, ग्लोबल सी लेवल वो राइज कर सकता है 65 सेंटीमीटर से. इस ग्लेशियर के बारे में आपको याद रखना है. वेस्टर्न अंटार्कटिका में सिचुएटेड है, अमंडेन सी के पास में है ये. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिट्यूमेन. पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने बायोबिट्यूमेन को कमर्शियली प्रोड्यूस किया है. इंडिया से पहले ऐसे देश हैं जिन्होंने बायोबिट्यूमेन तो प्रोड्यूस किया लेकिन वो कमर्शियल लेवल पे नहीं किया. तो इंडिया ने सबसे पहले किया. ज़रूरी हो जाता है, ठीक है. फर्स्ट कंट्री है इंडिया जिसने ये प्रोड्यूस किया है. बायोबिट्यूमेन होता क्या है? ये एक अल्टरनेटिव होता है कन्वेंशनल पेट्रोलियम बिट्यूमेन का, ठीक है. कैसे बनाया जाता है? हम एग्रीकल्चर रेजिड्यू लेते हैं, उससे हम बनाते हैं बायोबिट्यूमेन. इसका प्रोसेस भी जानेंगे, ठीक है. चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग. सबसे पहले जान लेते हैं कि बिट्यूमेन क्या होता है. मैंने अभी बताया कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू से बायोबिट्यूमेन हम बनाते हैं, लेकिन बिट्यूमेन क्या होता है? बिट्यूमेन जो है वो क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से तैयार किया जाता है. एक ऑयल तरीके की ही चीज़ होती है. ये एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जिससे हम रोड्स तैयार करते हैं. रोड्स के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है बिट्यूमेन. अब बायोबिट्यूमेन के बारे में जाना, कैसे बनाते हैं बायोबिट्यूमेन को? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानते हैं. सबसे पहले कलेक्ट करेंगे फार्म रेजिड्यू. जो भी होगा फार्म में, जो भी चीज़ें बच जाती हैं, खेतों में जो भी चीज़ें बच जाती हैं, एग्रीकल्चर की जो भी चीज़ें बच जाती हैं, जो वेस्टेज होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं. फिर उसका हम पायरोलाइसिस करते हैं. पायरोलाइसिस क्या होता है? हाई टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं विदाउट बर्निंग, हम उसको बर्न नहीं करते हैं, हम उसको केवल हीट करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. आप जानते हैं कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है. हम ऑक्सीजन रोक देते हैं तो क्या वो जलता नहीं है, वो केवल गर्म होता है. तो हम एक्सट्रीम टेम्परेचर पर हीट करते हैं और उसे ब्रेक डाउन करते हैं बायो ऑयल में. उस ऑयल को कनेक्ट कर लेते हैं हम, फिर उसको ब्लेंड करते हैं, बायोचार में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको ब्लेंड कर देते हैं. बायोबिट्यूमेन जो है उसमें क्या होता है, 70-80% तो कन्वेंशनल बिट्यूमेन होता है, लेकिन 20-30% जो है वो बायोबिट्यूमेन होता है, जो अभी मैंने बताया आपको इस प्रोसेस से जो तैयार किया जाता है. अब इसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है और इसकी परफॉर्मेंस भी अश्योर्ड है. क्यों अश्योर्ड है? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल हो चुका है. 100 मीटर का एक स्ट्रेच तैयार किया गया है मेघालय में NH40 पर. जोराबाट और शिलोंग एक्सप्रेस वे जो है वहाँ ये एक्सपेरिमेंट हुआ है. पार्शियल फॉसिल रिप्लेसमेंट.
आराम से 30% कन्वेंशनल बिट्यूमेन को ये रिप्लेस कर सकता है। अब ये जो साइंटिफिक स्टडी हुई, ये जो हमने कमर्शियली प्रोड्यूस किया है, इसमें कौन इन्वॉल्व है? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, न्यू दिल्ली एंड देहरादून के जो भी सेंटर हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पर मूव करते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, क्या है ये चीज़? AI इम्पैक्ट समिट जो है 2026 का, वो ऑर्गेनाइज होगा फेब 2026 में न्यू दिल्ली में। तो ये इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है AI इम्पैक्ट समिट, तो इसका नाम हो गया इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। इतना क्लियर हो गया आपको? अब ये AI इम्पैक्ट समिट है क्या? आप जानते हैं कि AI के कारण बहुत सारी चीज़ों पर, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पर काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। तो इसके लिए क्या चाहती हैं गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि AI का जो डेवलपमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल हो, इंक्लूसिव हो और डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो कोऑपरेशन के साथ में। ऐसा नहीं हो कि AI का डेवलपमेंट तो चल रहा है लेकिन वो बाकी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। ये किस तरीके का हो? पीपल सेंट्रिक हो, प्लेनेट की भी सेंट्रिक हो और प्रोग्रेसिव भी हो। ये है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, इंडिया में हो रहा है, याद रखना आपको। अब UIDAI ने लॉन्च किया है आधार मैस्कॉट उदय, दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ये है आधार मैस्कॉट उदय जो UIDAI ने लॉन्च किया है। अब इसके लिए क्यों लॉन्च किया? ये आधार की जो भी सर्विसेज होती हैं उनको पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए, कि लोग आधार की सर्विसेज को ईजिली यूज़ कर पाएँ। कौन कौन सी सर्विसेज? जैसे आधार की, जैसे आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, सेलेक्टिव डेटा शेयरिंग, रिस्पॉन्सिबल यूजेस, इस सभी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, पब्लिक रीच बढ़ाने के लिए ये मैस्कॉट जो है लॉन्च किया है UIDAI ने। अब ये UIDAI है क्या? इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्लियर हो गया है UIDAI, ठीक। इसको कब जो है सेटअप किया गया? 2016 में, 2016 में आधार एक्ट 2016 के अंडर ही इसको एस्टेब्लिश किया गया है और ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन के अंडर। 12 जुलाई 2016 को इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करती है। क्लियर हो गया? अभी तक UIDAI जो है आधार रिसीव करती है, मैंने आपको बताया, तो 142.76 करोड़ आधार नंबर जो है वो रेजिडेंट्स को इश्यू कर चुकी है UIDAI अंडर इंडिया में। लगभग 150 करोड़ पीपल्स के लिए आधार इश्यू कर चुकी है एज पर सितंबर 2025। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। टेक्सटाइल को ट्रांसफॉर्म करना है और लीड कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो लीड करेंगे। ये क्लियर हो गया क्या है करंट अफेयर? इस स्कीम के नाम से ही आपको पता लग गया कि टेक्सटाइल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लीड करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये लॉन्च किया है, ये जो स्कीम है। और क्या है ये? कि मिनिस्ट्री जो है वो लीड करेंगी टेक्सटाइल को। किस तरीके से करेंगी, क्या होगा, देखते हैं। इसमें 2 तरीके से प्लान जो है इम्प्लीमेंट होगा। 100 डिस्ट्रिक्ट चूज किए जाएंगे जो हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। जिनमें हाई पोटेंशियल है उनको तो ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अपग्रेड भी करेंगे। 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी चूज किए जाएंगे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनको अपग्रेड करेंगे सेल्फ रिलायंट टेक्सटाइल हब्स में। आपको समझ में आ गया? डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। 2 तरीके के डिस्ट्रिक्ट इसमें सेलेक्ट किए हैं, 100 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट और 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, मैंने बता दिया। चैंपियन डिस्ट्रिक्ट होंगे और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, डस्ट एक्सपेरिमेंट। क्या है ये डस्ट एक्सपेरिमेंट? इसरो ने किया है एक स्टडी की जिसमें उन्होंने पाया कि एवरी 16 मिनट, हर 16 मिनट के अंतराल पर, एवरी 16 मिनट एक डस्ट पार्टिकल जो है
अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है तो वो कौन सा है? इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल। मतलब स्पेस से कोई एक डस्ट पार्टिकल आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है एवरी 16 मिनट। इसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए इंडिया का सबसे पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर, ये क्या है? डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स क्या है? कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर। कॉस्मिक कौन सी? जो स्पेस से रिलेटेड है वो कॉस्मिक डस्ट एक्सपेरिमेंट, इसी का नाम है। किसने लॉन्च किया? इसरो का है ये। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर है। किसने डेवलप किया है? इसरो ने। और कौन इन्वॉल्व है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। और कौन है? ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, जो PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया था। एम क्या है इसका? मैंने क्लियर बताया, मेज़र करना है हमको कॉस्मिक डस्ट इन्फ्लक्स को, और फिर जो भी हम मिशन लॉन्च करते हैं उनके लिए जनरेट करना है क्रिटिकल डेटा को। की फीचर्स क्या हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसके, आपको याद रखना है कि डस्ट एक्सपेरिमेंट या फिर डेक्स है क्या और किसने इसको लॉन्च किया है, किसने इसको डेवलप किया है। ये उसकी इमेज है, इस तरीके से डस्ट को डिटेक्ट करता है। पंखुड़ी पोर्टल क्या है? पंखुड़ी पोर्टल के बारे में यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है पंखुड़ी पोर्टल को। क्या करेगा ये इंटीग्रेट करेगा डिजिटल पोर्टल टू इनहेंस ईज़ ऑफ लिविंग। ये क्या है? एक पोर्टल है, डिजिटली इंटीग्रेट करेगा किसको? ईज़ ऑफ लिविंग को इनहेंस करेगा। किसकी ईज़ ऑफ लिविंग? वीमेन एंड चिल्ड्रन की। वीमेन एंड चिल्ड्रन की ईज़ ऑफ लिविंग को इनहेंस करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है पंखुड़ी। कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। ये किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करेगा, किस तरीके से एनहेंस करेगा ईज़ ऑफ लिविंग को? क्या होता है, जो भी कंपनीज़ होती हैं, जो भी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं ना, उनके पास एक जिम्मेदारी होती है कि उनको कुछ कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी निभानी है, CSR। तो CSR की जो पार्टनरशिप्स हैं उनको ये स्ट्रीमलाइन करेगा और स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करेगा। उसके थ्रू ये ईज़ ऑफ लिविंग को इन्हेंस करेगा वीमेन एंड चिल्ड्रन की। सर्विस डिलीवरी आउटकम्स जो होंगे वीमेन एंड चिल्ड्रंस के नेशन वाइड, उनको इम्प्रूव किया जाएगा। जो NGOs हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो इन्वॉल्व हैं इन सब एक्टिविटीज़ में, उनको एक साथ लाया जाएगा और कोऑर्डिनेशन में उनको बिठाया जाएगा। यूनिफाइड CSR इंटरफेस, प्रायोरिटी थीम्स बताई जाएंगी, जैसे न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, ये इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं उनको एक साथ लाया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा, जैसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी हो गया, पोषण 2.0 हो गया, मिशन वात्सल्य हो गया, मिशन शक्ति हो गया। इस तरीके के जो मिशंस हैं उनको एक साथ ला के उनको भी सपोर्ट करेंगे, किसके थ्रू? CSR के थ्रू। ओके, बाल विवाह मुक्त भारत। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो क्या है? बाल विवाह मुक्त भारत। हम भारत को बाल विवाह मुक्त करना चाहते हैं। तो चाइल्ड मैरिज फ्री कब तक कर देंगे? 2030 तक, 2030 तक चाइल्ड मैरिज फ्री हो जाएगा इंडिया। ये हमारा एम है। हम क्या चाहते हैं? एलिमिनेट करना चाहते हैं चाइल्ड मैरिज को। इसके लिए एफर्ट्स जो हैं इंटेंसिफाइड हो गए, उन पर और जोर दिया जा रहा है। लेकिन 2026 दिसंबर एंड तक हम क्या चाहते हैं कि चाइल्ड मैरिज की जो प्रिवेलेंस है वो 10% से रिड्यूस हो जाए। मानिए अभी 100 चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं तो वो 90 हो जाए इसी साल के एंड तक। ये हमारा टारगेट है और कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे 2030 तक। चाइल्ड मैरिज होता क्या है? किसी भी फीमेल की अगर मैरिज बिलो द ईयर 18 हो रही है तो वो चाइल्ड मैरिज है, और यही मेल के लिए 21 ईयर है। मतलब मिनिमम एज जो है वो मैरिज की फीमेल के लिए 18 ईयर है और मेल के लिए 21 ईयर है। इससे कम उम्र में किसी की शादी हो रही है तो वो चाइल्ड मैरिज ही कंसीडर की जाती है। अब चाइल्ड मैरिज की हिस्ट्री क्या है इंडिया में? चाइल्ड मैरिज के लिए बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने काम किया हिस्ट्री में।
सबसे बड़ा नाम जो है वो राजा राम मोहन राय का आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आता है एंड ज्योतिबा फुले का आता है महाराष्ट्र में। एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट था वो राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स के बाद ही लाया गया था इंडिया में। ये पहला लीगल अटेम्प्ट था चाइल्ड मैरिज को एड्रेस करने के लिए। फिर और बेटर तरीके से एक एक्ट लाया गया जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, जिसमें मिनिमम एज सेट की गई। गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए 14 ईयर थी और बॉयज़ के लिए 18 ईयर थी। इसको बाद में बढ़ा दिया गया 1948 और 1978 के अमेंडमेंट्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो देखते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड काफ़ी न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है उसको एक्वायर करना चाहते हैं, उसके ऊपर कब्जा जमाना चाहते हैं, वो सारी बातें हैं, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि इस एक्विजिशन, ये जो लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो एक्वायर करना चाहते हैं ग्रीनलैंड को, वो क्यों करना चाहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि ग्रीनलैंड है क्या। ग्रीनलैंड जो है ये एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। ये किसके अंडर आती है? ये किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंडर काम करती है। ग्रीनलैंड जो है किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंडर आता है। अब देख लेते हैं किस तरीके से आता है। तो देखिए, ग्रीनलैंड जो 2 तरीके से गवर्न होता है। डेनमार्क जो है वो उसके डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी को गवर्न करता है। और ग्रीनलैंड में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो 2029 से काम कर रही है, वो डोमेस्टिक अफेयर्स को देखती है। तो ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी है एक। क्या ज़रूरी है? 80% ऑफ आइलैंड्स जो है वो ग्रीनलैंड का आइस से कवर है। रिसोर्सेज क्या हैं यहाँ? जो ट्रंप मेनली उसे चाहते हैं वो ये रीज़न है कि यहाँ पर जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स के भी रिजर्व्स हैं। अगर वो इनको एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये जो आइस शीट है ये मेल्ट हो जाएगी और अगेन सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यूएन चार्टर आर्टिकल 2/4 कहता है कि एक्यूजिशन ऑफ टेरिटरी बाय थ्रेट ऑफ यूज इज़ इलीगल। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक रीजन में लोकेटेड है। चलिए देखते हैं यहाँ देखिए, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लार्जेस्ट आइलैंड है। ये ग्रीनलैंड है। अब देख पा रहे हैं डेनमार्क लिखा हुआ है, ये यूएसए है, ये इसको हथियाना चाहता है। वेफिन वे और लेब्राडोर सी इसके पास आप देखेंगे, ये आइसलैंड है। आप डेनमार्क कहाँ आपको देखने को मिलेगा? डेनमार्क जो है देखिए आपको इस जगह देखने को मिलता है। डेनमार्क यहाँ जो है इस यूरोप में डेनमार्क है और ये ही डेनमार्क की एक टेरिटरी है ग्रीनलैंड। ओके, ये क्लियर हो गया है। अभी नेक्स्ट करंट अफेयर पर मूव करते हैं। नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, इसको भी मैं आपको तोड़ के समझाता हूँ। नेशनल मतलब राष्ट्रीय है, इसको इम्प्रूव किया गया है। किसको? एक्सप्लोजिव डिवाइस का जो डेटा मैनेजमेंट है उसके सिस्टम को। एक्सप्लोजिव डिवाइस किस तरीके, जैसे आईईडी ब्लास्ट हो गए, देश में होते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो रेड फोर्ट पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके चलते ही ये जो प्लान है, ये जो सिस्टम है, इसको डेवलप किया है। अभी क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इस सिस्टम को। कहाँ इनॉग्रेट किया है? ये एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो गैरिसन है मानेसर हरियाणा में, वहाँ इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये है क्या चीज़? ये एक नेक्स्ट जनरेशन शील्ड है टेररिज्म के अगेंस्ट में। इसमें क्या होगा? मैंने बताया एक्सप्लोजिव डिवाइस का जो डेटा मैनेजमेंट है उसको इम्प्रोवाइज्ड किया गया है। जो भी आईईडी या फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं सिंस 1999, उन सभी के डेटा को स्टोर किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा इस सिस्टम में। ये एक सिक्योर नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक्सप्लोजिव डिवाइस के डेटा को मैनेज किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड।
और नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर। और कौन कौन यूज़ करेगा इस डेटा को? स्टेट पुलिस फोर्सेस कर सकती हैं, CAPF कर सकती हैं, NIA कर सकती है और ATS कर सकती है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये जो UN का डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का, इसने एक रिपोर्ट जारी की है, वो है न्यूज़ में, उसे जानना जरूरी है। क्या है वो रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि इंडिया की जो GDP है वो ग्रो करेगी 7.4 के आसपास 2025 से 26 के लिए बताया है ये। ओके, बस इतना सा ही ज़रूरी है आपके लिए जानना कि UN के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में इंडिया की GDP ग्रोथ क्या प्रिडिक्ट की है। ये हो गया। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर की, तो इसको सेटअप किया गया था 1948 में और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है ये UNDESA जारी करता है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है वीमार ट्रायंगल के बारे में। क्या है ये वीमार ट्रायंगल? ट्रायंगल मतलब 3 कोने होंगे उसके, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 कंट्रीज़ जो है इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। अब आपको बता दूं कि वीमार जो है जर्मनी में ही एक सिटी है, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। इस ग्रुप का जो नाम है वो वीमार ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इस ग्रुप का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ 1991 में और सबसे पहली जो मीटिंग थी वो जर्मनी के वीमार शहर में ही हुई थी। इसमें मेंबर मैंने अभी करंटली आपको बताया कितने हैं, लेकिन इंडिया जो है पार्टिसिपेट करने वाला है इस ग्रुप की जो ट्रायंगुलर फॉर्मेट की मीटिंग होगी उसमें, और ये पहली बार होगा। पब्लिकली इंडिया को बैक किया पोलैंड ने, जो रशियन ऑयल इंपोर्ट है उस इश्यू को लेकर। स्वच्छ जल अभियान कहाँ लॉन्च हुआ है? मध्य प्रदेश में। क्यों लॉन्च हुआ है आप सभी जानते हैं। जो इंदौर में इंसिडेंट हुआ कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर को लेकर, जहाँ पर 20 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हुई, उस जगह पर ये अभियान जो है लॉन्च हुआ है। ये क्या है? स्वच्छ जल अभियान क्या है? ये एक स्टेट वाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी कैंपेन है। ऑर्बिट एड का एक सैटेलाइट था आयुलसैट, इसको लॉन्च किया जाना था इसरो के PSLV रॉकेट C62 के द्वारा, लेकिन ये जो मिशन था ये फेल हो गया, उस वजह से ये लॉन्च नहीं हो पाया। क्या था ये सैटेलाइट? ये सैटेलाइट था, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता ये मिशन तो इसके थ्रू ये क्या है, ऑर्बिट एड, ये एक बेंगलोर बेस्ड स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो कौन चलाते हैं? शक्ति कुमार रामचंद्रन इसको चलाते हैं। चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। लॉन्च हुआ, नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये मिशन ही फेल कर गया था। क्या हो जाता अगर ये लॉन्च हो जाता? तो ये इंडिया एक हिस्ट्री क्रिएट कर देता कि इन ऑर्बिट सैटेलाइट रीफ्यूलिंग क्रिएट की गई है। इन ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट के ही अंडर सैटेलाइट को रिफ्यूल करने वाला एकमात्र देश जो है वो है चाइना। अगर ये सक्सेसफुल होता तो चाइना के बाद दूसरा कंट्री कौन होता? वो इंडिया होता। क्या है ये एक डेडिकेटेड टैंकर सैटेलाइट मानिए आप इसको। ये टारगेट करेगा स्पेसक्राफ्ट को और फ्यूल ट्रांसफ़र, पावर ट्रांसफ़र और डेटा ट्रांसफ़र, इन सभी के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ओनली 25 kg का ये सैटेलाइट है। और वैंग के एजिप्टिका, ये इसी तरीके के साइंटिफिक नेम होते हैं। ये क्या है? ये एक पैरासाइटिक वीड है। ये क्या करता है? इसका नुकसान क्या है? ये यील्ड को थ्रेट करता है, जो पैदावार होती है उसको कम कर देता है। किस में? जो ऑयल सीड क्रॉप होती हैं, मेनली मस्टर्ड में। इसको रिपोर्ट किया गया है किस रीजन में? राजस्थान और हरियाणा के रीजन में। आपको याद रखना है ये क्या है, ये एक रूट पैरासाइट है, मतलब ये पौधों की रूट्स में लगता है। ये नेटिव है इंडिया का नहीं, ये मेडिटेरेनियन
जो रीजन है वहाँ का ये नेटिव है और इंडिया में ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ की तरह है। ये क्या है, अगर ये एक बार पैदा हो जाता है तो इसके जो बीज हैं ना, इसके जो सीड्स हैं वो सॉइल में 20 ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकते हैं और जितना इसको इरिगेट करते हैं उतना ही ये ट्रिगर होता है, मतलब वाटर से ये ग्रो होता है, अंडरग्राउंड अटैक करता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब बिना होस्ट के ये सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसको होस्ट चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ऑपरेशन हॉकाई। यूनाइटेड स्टेट्स ने एयर स्ट्राइक की है ISIS जो एक टेररिस्ट ग्रुप है उसको टारगेट करके सीरिया में। क्यों? ये एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की तरह बताया गया है US की तरफ से। सीरिया जो है ये कंट्री है एक मिडिल ईस्ट का, जहाँ सिविल वॉर कंटिन्यू थी 2001 से लेकर 2024 तक। अभी वहाँ पर सिविल वॉर ख़त्म हुआ है और एक गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, एंट्रिम गवर्नमेंट लेड बाय प्रेसिडेंट अहमद अल सारा। वहाँ पर ये स्ट्राइक हुई है। कैपिटल क्या है सीरिया की? वो दमिश्कस है। ये ओल्डेस्ट सिटी है जहाँ पर कंटिन्यूस हैबिटेट है। नेबरिंग कंट्री कौन से? टर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया, ये सभी जो हैं नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं कि आपको जो इराक है वो दिखेगा कहाँ। तो मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट का ही कंट्री है। तो ये आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा इराक। इस रीजन में जो है ना आपको इराक दिखने वाला है। टर्की के साथ इसका बॉर्डर लगेगा। इराक जो है यहाँ देखेंगे सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ। तो ये जो रीजन है मैं आपको ब्लैक करके दिखाता हूँ, सॉरी, इसको अभी आपको दिखेगा नहीं। ये जो है ना, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ ये दिख रहा है आपको इराक। ये जो कंट्री है ये है इराक, बहरीन के पास में। चलिए नेक्स्ट जो करंट अफेयर है उनको चेक करेंगे अब। भैरव बटालियन, ये क्या है? ये इंडियन आर्मी की एक नई बटालियन है जो अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस कहाँ की? इसने आर्मी डे परेड जयपुर में। भैरव बटालियन क्या है? ये एक नई जनरेशन की हाई स्पीड ऑफेंसिव कॉम्बैट यूनिट है। ऑफेंसिव, डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव कॉम्बैट यूनिट है इंडियन आर्मी की। क्यों इसको क्रिएट किया गया है? इंडियन आर्मी ने इसको क्रिएट किया है हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए, रैपिड रेड्स के लिए, ड्रोन ऑपरेशंस के लिए, टैक्टिकल स्पेशल मिशंस के लिए। ये जो बटालियन है ये कोर और डिवीज़न लेवल पर काम करेगी। ये इसको जो पोजीशन किया जाएगा वो मेनली बॉर्डर एरियाज़ में किया जाएगा, जैसे राजस्थान, जम्मू, लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट में। इसका एम क्या है? करंटली आप देखते हैं कि इंडियन आर्मी में पैरा स्पेशल फोर्सेस होती हैं एंड रेगुलर इन्फेंट्री होती है। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए इस बटालियन को लॉन्च किया गया है। की फीचर्स क्या हैं? 200 से 250 लोग ही इसमें ट्रेंड सोल्जर्स होंगे और हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए मेनली इसको रेज किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? भासनी समुदाय, ये है क्या? ये एक काइंड ऑफ इकोसिस्टम है जो रेज किया गया है, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा नई दिल्ली में। किस लिए? स्ट्रेंथन, मतलब मजबूत करने के लिए इंडिया का जो लैंग्वेज से रिलेटेड AI इकोसिस्टम है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनका जो AI इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए भासनी समुदाय जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। ये क्या है? ये कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म है। किसके अंडर? भासनी के अंडर। ये किस तरीके से हेल्प करेगा? ये को क्रिएशन में हेल्प करेगा, गवर्नेंस एंड स्केलिंग, जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड AI टूल्स हैं उनको स्केल करने में हेल्प करेगा, डेटाबेस और सर्विस के थ्रू उनको सपोर्ट करेगा। लेड किसके द्वारा किया जा रहा है? ये डिजिटल इंडिया भासनी डिवीजन के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर भाषादान, भासनी प्लेटफॉर्म, ये सभी चीज़ें जो हैं वो डेवलप की जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि ये जो भासनी समुदाय है ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, ये क्या है? इसरो का मिशन था C62। ये इसने क्या हुआ? इसमें फेलियर हो गया। ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव फेलियर था PSLV का। इससे पहले जो C61 था
मई 2025 में वो भी फेल कर गया था। अब PSLV है क्या? ये इंडिया का 3rd जनरेशन ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल है जो डिजाइन किया गया है मेनली पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। इसको ग्लोबली इसरो के वर्क हॉर्स रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। अब PSLV के फंक्शंस क्या हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के फंक्शंस क्या हैं? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इन सभी को लॉन्च करने में काम आता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट जो है, मतलब 300, 400, 500 किलोमीटर के आसपास जो ऑर्बिट में लॉन्च करता है सैटेलाइट्स को, पोलर ऑर्बिट में ही ये लॉन्च करता है, सपोर्ट करता है इंडिया के स्ट्रेटजिक, कमर्शियल एंड साइंटिफिक मिशंस को। अब आपको बताता हूँ, 2 तरीके के रॉकेट्स के आपने नाम सुनेंगे लॉन्च व्हीकल्स के। एक तो PSLV और दूसरा जो आपने सुना होगा वो सुना होगा आपने GSLV। तो PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है? PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV की फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और PSLV को पोलर सिंक्रोनस भी कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो PSLV क्या करता है? ये जो हल्की सैटेलाइट्स होती हैं, लाइटर रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। GSLV क्या करता है? ये थोड़ी हैवियर जो सैटेलाइट्स होती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं, उनको हायर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में प्लेस करता है। मैंने बताया कि 300, 400, 500 के आसपास किलोमीटर की जो हाइट पे है वहाँ पर हम PSLV को यूज़ करेंगे, एंड उससे हायर हाइट्स के लिए हम क्या है वो GSLV को यूज़ करते हैं। तो देखिए 2 तरीके से सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च कर सकते हैं। पोलर सैटेलाइट्स का क्या है? PSLV क्या करे, ये जैसे अर्थ है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से पोलर को ये क्या है रिवॉल्व करता है, इस तरीके से रिवॉल्व करेगा नॉर्थ टू साउथ अर्थ के आसपास PSLV। GSLV क्या होता है? ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास जो रिवॉल्व करता है वो करता है GSLV। दोनों अलग तरीके से रिवॉल्व करते हैं। तो इक्वेटर के आसपास रिवॉल्व करेगा मतलब ये पूरी अर्थ को नाप देगा एक तरीके से आप मानेंगे। तो इन सभी चीज़ों में यूज़ होता है। 2 हमारे स्पेस सेंटर आपने सुने होंगे, एक तो सतीश धवन स्पेस सेंटर और दूसरा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये केरल के थिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये मेनली सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज़ होता है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मेनली यूज होता है। ये आपको याद रखना है। कभी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च की गई है, तो 90% क्या चांस होंगे कि वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च की गई है। पैक्स सिलिका एक इनिशिएटिव है, इसको US लीड करता है। US ने इनवाइट किया है कि इंडिया भी आके उसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं सबसे पहले बताता हूँ आपको। जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है, UK है, इज़राइल है और UAE ऑस्ट्रेलिया है। गेस्ट पार्टनर कौन है? ताइवान, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और OECD, ये सभी गेस्ट पार्टनर हैं। मैंने आपको कंट्री बताया उसमें इंडिया भी है नहीं। पैक्स सिलिका क्या है? US लेड एक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है जो इंश्योर करती है कि जो भी सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स में जो है वो चाइना का डोमिनेंस है। इसीलिए US ने एक ग्रुप ही तैयार कर दिया है उसके लिए और इंडिया को इनवाइट भी कर दिया है। सबसे पहली जो समिट है पैक्स सिलिका ग्रुप की, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव की, वो दिसंबर 2025 में US में कंडक्ट की गई थी। ईरानियन कनंड्रम, आपने ये भी सुना होगा कि ईरान और US के बीच में काफ़ी थ्रेट चल रहा है, ठीक। तो ईरान में अभी जो अनरेस्ट है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनको लेके ईरान न्यूज़ में है, तो ईरान के बारे में पूछा जा सकता है कुछ भी, ठीक। तो ईरान का ये जो कनंड्रम है ये किसको मिला के बना है? रिकरिंग साइकिल ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का स्ट्रेस, एक्सटर्नल प्रेशर का स्ट्रेस, जो उस सभी को। करंटली ईरान में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मसूद,
और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं करंट में वो हैं अली खामेनी। और ये जो सुप्रीम लीडर हैं ये 1989 से इस पोजीशन को हेल्ड किए हुए हैं। ईरान की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ईरान में 1905 से 1911 के आसपास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हुई थी कि वहाँ पर एक मजलिस जो है उसको सेटअप किया जाए। उसके बाद पहलवी मोनार्की आई और उसी तरीके की मिलिट्री coup वगैरह हुए। उसके बाद ईरान में एक रेवोल्यूशन हुआ है 1979 में। ईरानियन रेवोल्यूशन में इस्लामिक जो पावर थी उसने वहाँ पर कब्जा किया। पोस्ट रेवोल्यूशन से लेके प्रेजेंट अभी तक वहाँ पर केवल इस्लामिक रूल है। और ये जो रेवोल्यूशन था 1979 में ये कौन लेके आया था? ये लेके आए थे आयतुल्ला खोमेनी जब पावर में आए उस रेवोल्यूशन के बाद में। करंट गवर्नेंट स्ट्रक्चर जो है वो ईरान का किस तरीके का है? एक तो सुप्रीम लीडर होते हैं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट हेल्ड करते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव, बजट और डे टू डे गवर्नेंस जो है उसको देखते हैं। सुप्रीम लीडर आर्म्ड फोर्सेस की कमांड, जुडिशरी, स्टेट मीडिया एंड की सिक्योरिटी बॉडीज़ को वो देखते हैं जिसमें फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और न्यूक्लियर मैटर्स भी आते हैं। और ये जो सुप्रीम लीडर हैं ये वहाँ के रिलीजियस लीडर ही होते हैं। तो ईरान को देख लेंगे एक बार। देखिए ये जो पाकिस्तान के पास का जो कंट्री है ना ये है ईरान। आप ये पर्पल में देख पा रहे होंगे ना, ये जो कंट्री है ये है ईरान। इसका बॉर्डर लगता है तुर्कमेनिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से। ये कंट्री है, ये ईरान है। इसी को लेके जो है सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है, यूएस और इंडिया और ईरान वो सब। इंडिया का फोकस है एआई और इसके एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को लेके। मैंने बताया था इंडिया में एआई समिट भी कंडक्ट की गई है। तो इंडिया ने जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होगा न्यू दिल्ली में, उसके लिए एक चैंपियन लॉन्च कर दिया। क्या? प्लेनेट सूत्र, अ ग्लोबल मैंडेट टू इंश्योर एआई डेवलपमेंट अलाइन विद रिसोर्स एफिशिएंसी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। इस सब को लेके मतलब कि एआई का तो डेवलपमेंट आप करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से होना चाहिए कि उसमें रिसोर्स की एफिशिएंसी हो और क्लाइमेट रेजिलियंस हो, वो क्लाइमेट को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, वो सारी चीज़ें। क्योंकि एआई में क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है। कार्बन फुटप्रिंट जो एआई का बहुत ज़्यादा है। आप रिसोर्स इंटेंसिटी अगर देखेंगे कि एक चैट जीपीटी की क्वेरी करने के लिए जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है वो 10 गुना है एज़ कम्पेयर टू गूगल सर्च। आप गूगल सर्च करेंगे उससे 10 गुना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है चैट जीपीटी को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया में भी एआई काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे फिर भी इंडिया में वाटर की काफ़ी कमी है कुछ शहरों में, जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई, लेकिन फिर भी एआई के जो 50% डेटा सेंटर्स हैं वो इसी तरीके के शहरों में एस्टेब्लिश किए गए हैं। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये जो समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। एरेना की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसकी 16वीं असेंबली हुई, 16th असेंबली जो है वो कहाँ हुई? अबू धाबी में हुई है। ये किसको लेके काम करता है? ये एक एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड केवल एक ही इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड है रीन्यूएबल एनर्जी को लेके। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2009 में। कहाँ? बॉन, जर्मनी में हुआ था। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अबू धाबी, यूएई में। हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि बर्लिन में इसके बारे में ड्राफ्ट तैयार किया गया था, फिर बॉन में फॉर्मली इसको एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन ये फुली ऑपरेशनल कब से हुई? 2011 से हुई है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और 75 फाउंडिंग स्टेट्स ने इसको तैयार किया था, तब तैयार किया था। MS साहू कमेटी जो है ये एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी जो है वो एस्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसने किया? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इंडिया में, PFRDA ने। किस लिए की है? ये इंश्योर करने के लिए कि किस तरीके से हम अश्योर्ड पेंशन दे सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर, NPS के अंडर किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को एक अश्योर्ड पेंशन प्रॉमिस की जा सकती है। इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो हैं MS साहू। MS साहू कमेटी न्यूज़ में आपको याद रखना है कि इसके कौन है चेयरमैन। MS साहू जो हैं इससे पहले चेयरपर्सन थे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। इस कमेटी का आपको मोटो जो है वो भी याद रखना है। तो यहीं पर एंड होती है ये करंट अफेयर की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।